अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फिनिटी कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का हमारा टॉपिक है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि रट्टा वाला तो सिस्टम ही नहीं है ना, ठीक है। हर फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें रट्टे की ज़रूरत ही नहीं होती। सिर्फ आप लोग कंसेप्ट लें, उसको अपनी वर्डिंग में बिल्कुल ठीक तरह से लिखेंगे तो ये पक्की बात है कि आप लोगों को पूर्ण नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और जो इस तरह की ग्राफ्स वाली चीज़ें होती हैं ना, वो और ज़्यादा मज़ेदार होती हैं क्योंकि उनको एक समझना होता है। ग्राफ हमने खुद से जब समझा होता है तो इसको भी हम लोग खुद ही ड्रा कर सकते हैं और ग्राफ को देखते देखते ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना इस चीज़ को नहीं देखना अभी, ठीक है। आप लोगों ने मेरी बात पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है, फोकस करना है सिर्फ। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी एग्जांपल के साथ शुरू करूंगी जिससे आप लोगों को 2 मिनट के अंदर कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे जब हम लोग एक क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, हर बच्चे ने क्रिकेट तो देखा ही होता है, किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो। अगर हम लोग क्रिकेट देखते हैं, एक बैट्समैन जो है वो शॉट लगाता है, ठीक है, शॉट जो है वो लगता है और हम लोग उस शॉट को देखते वक्त क्या कह रहे होते हैं, ये उधर को जाएगा, ये उधर को जाएगा, ये इतना जाएगा, ये छक्का होगा, ये चौका होगा, वट एवर, ठीक है। लेकिन फर्ज करें यहाँ से उसने एक शॉट लगाई है यहाँ वाली साइड पर, ठीक है, यूं एक उसने शॉट लगाई है। अब जब वो एक शॉट लगाता है तो हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि सिक्सर होगा या 4 होगा, लेकिन बीच में उसके 2 चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो बॉल आगे की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? हर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, हर ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर जो है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, यानी उसकी मिकदार भी हो और उसको हम लोग डायरेक्शन में भी एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। अब बैट्समैन जो है वो एक फोर्स के साथ, यानी एक मिकदार की फोर्स के साथ उसको हिट करता है, ठीक है। वो जो बॉल है वो ऊपर जा रही है, एक तो बॉल आगे जाती है और एक बॉल ऊपर भी जाती है। हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि आप लोग ये ना मेरे कर्सर पर रखें जरा नज़र। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से बॉल हिट करते करते ये जा रही होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये चीज़ तो नोट ही नहीं करते कि बॉल जो है ये आगे भी जा रही है और बॉल ऊपर भी जा रही है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी वेक्टर जो है उसको हम लोग जब तोड़ें तो उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर बॉल यहाँ से हिट होकर यहाँ पर जा रही है तो ऑब्वियस बात है कि बॉल आगे भी जा रही है और बॉल ऊपर को भी जा रही है। 2 डिस्टेंसेस बॉल एक साथ कवर कर रही है। इस वजह से ये जो वेक्टर है, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर उसमें डायरेक्शन भी हो तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह से बॉल मूव करके दूसरी जगह जा रही है तो वो आगे भी जा रही है और वो ऊपर भी जा रही है। तो यही इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा। आई होप कि आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को यहीं से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, a component of a vector is its effective value in a given direction, ठीक है। कह रहा है कोई भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है ना वो एक इफेक्टिव वैल्यू एक गिवन डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने एक वो क्रिकेटर ने यहाँ से शॉट लगाया है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स जो है उसने वट एवर उसने फोर्स इधर को लगाई है या उसने फोर्स नीचे से ऊपर को लगाई है या उसने फोर्स पीछे से इधर को लगाई है, लेकिन वो जो हमें नज़र आ रही है ना आगे जाती हुई बॉल, ठीक है, वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू है। यानी जो फोर्स हमें नज़र आ रही है ना अप्लाई होती हुई, वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू है। हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से शॉट लगाई हो लेकिन बॉल पर पूरी की पूरी वो फोर्स हमें दिखाई ना दे रही हो, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा फोर्स होगी वो तो वेस्टेज में जाएगी, लेकिन हमें कौन सी इफेक्टिव वैल्यू से मतलब है, जौन सी हमें बॉल ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन के अंदर जो भी इफेक्टिव वैल्यू हमें नजर आ रही होती है किसी भी वेक्टर की है। वेक्टर आप लोग यहाँ पर फोर्स भी कर सकते हैं कंसिडर, स्पीड भी कर सकते हैं, स्पीड नहीं सॉरी वेलोसिटी भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों को मतलब होना चाहिए फिल वक्त एक एग्जाम्पल से जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है, कि उसकी इफेक्टिव वैल्यू जो है एक गिवन डायरेक्शन के अंदर उसका होती है। फिर है a vector may be considered as the resultant of its component vectors along the specified direction। अब आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि एक बॉल यहाँ से यहाँ पर जा रही है तो ये उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। वो सिक्सर हो या 4 हो वो उसका रिजल्टेंट है।
लेकिन उसके दो कंपोनेंट भी तो हैं कि वो ऊपर को भी जा रही है और वो आगे को भी जा रही है। एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट्स भी तो हैं। तो वो ये कह रहा है कि एक वेक्टर जो है ना वो रिजल्टेंट भी हो सकता है उसके कंपोनेंट्स का। ठीक है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है। जाहिर है कि उसने जो बैट्समैन ने फोर्स लगाई है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में लगाता, इस डायरेक्शन में, तो बॉल तो ऊपर जानी ही हुई नहीं थी। और अगर वो ऊपर को ही सिर्फ लगाता तो बॉल तो इस तरह से चली जाती थी। लेकिन उसने बॉल जो है वो तिरछी लगाई है, उसने बॉल आगे की तरफ को भी लगाई है और ऊपर की तरफ को भी लगाई है। तो ये जो बॉल मूव कर रही है ना, ये जो बॉल मूव कर रही है, ये उसके कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इट इज usually convenient to resolve a vector into its component along with the mutually perpendicular directions। वो कह रहा है कि अब ये एक कन्वीनियंट वे है, एक अच्छा वे है कि हम लोग किसी भी वेक्टर को, जैसे ये एक वेक्टर था, इसको हम लोग इसके कंपोनेंट्स में बांट दें जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बांटा है, और वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। जैसे हमें पता है कि एक आगे को जा रही है और एक ऊपर को जा रही है, दो फोर्सेज में हमने उसको काट दिया लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसी तरह के कंपोनेंट जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। इसको मैं आप लोगों को एक और अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग तिरछा चलते हैं, ठीक है, तिरछा चलकर आप लोग किसी भी जगह पर चले जाते हैं, क्लासरूम में चले जाते हैं। अब आप लोग तिरछा चले हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग आगे को भी चले हैं, ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली भी चले हैं। ठीक है, दो दो आप लोगों ने डायरेक्शंस को कवर करके तिरछा बनाया है। तो ऑब्वियस बात है उस तिरछा चलने को, उस डिस्प्लेसमेंट के अगर दो हिस्से करें तो एक तो आप आगे को गए और एक आप लोग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली गए, दो हिस्से बन गए लेकिन वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे होते हैं। जैसे ये बॉल वाली जो एग्जांपल थी, ये 90 डिग्री के एंगल पे है ना, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। लेट देयर बी अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ पी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। कह रहा है आप लोग एक लाइन बना लें ओ पी, ठीक है, कंसिडर कर लें इसको बॉल का शॉट। ठीक है, ओ पी कह रहा है एक लोग आप लोग लाइन बना लें और वो एंगल थीटा पे कोई भी मूव किया। अब ये जो थीटा एंगल है ना, ये वो एंगल है जो आप लोगों ने उस बैट्समैन ने शॉट लगाई है। ठीक है, किसी भी एंगल पे ऑब्वियस बात है किसी भी फोर्स को लगाने के लिए कोई ना कोई एंगल तो होता है ना, तो ये एंगल पे उसने शॉट लगाई है। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि इसका नाम आप रख दें थीटा विद द एक्स एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस वाली साइड पर रखें, यहाँ वाली साइड को ना बनाए, यहाँ वाली साइड को बनाए। ड्रा द प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ द वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा है अब ये जो ओ एम है ना, इसको आप लोग इसी वेक्टर की प्रोजेक्शन बनाएं। प्रोजेक्शन क्या होती है, मैं पहले आप लोगों को ना ये समझाती हूँ कि प्रोजेक्शन क्या होती है। ये देखिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये देखिए, प्रोजेक्शन होती है किसी भी चीज़ का साया। अगर सन यहाँ पर है और कोई भी एक वेक्टर इधर को पड़ा हो, ठीक है, आप लोगों ने इस पे फोकस करना है। सन यहाँ पे है, वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, तो वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है, जो शेडो है, वो क्या है, ये तो शेडो ही उसकी प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी वेक्टर को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से मूव कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरह, ठीक है, इधर क्या था, थोड़ा सा लेटा हुआ था और इधर थोड़ा सा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यही जो वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन कम हो जाएगी क्योंकि एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों को पता है ना, इधर को जाते जाते एंगल इंक्रीज होता है, यहाँ को 30 होता है, फिर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह यहाँ पे जाके 90 हो जाता है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही देखें प्रोजेक्शन जो है ना ये कम होती जा रही है। और एक वक्त आया कि अगर हमने बिल्कुल इसको सीधा कर दिया ना तो इसकी प्रोजेक्शन जीरो हो गई है। ये देखें, थोड़ी सी रह गई है, 90 डिग्री पे इसकी प्रोजेक्शन जीरो हो गई है। तो वो यही कह रहा है प्रोजेक्शन इसी को ही कहते हैं, ये देखें, प्रोजेक्शन इसी को कहते हैं कि किसी भी एंगल का वो हिस्सा बनाना जो कि उसकी इफेक्टिव वैल्यू हो। ये देखें, ड्रा ओ एम ऑफ द वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ये ओ एम की कह रहा है वो आप लोग ड्रा करो। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये ओ एम वाली वैल्यू आप लोग यहाँ तक ले जाएं, लेकिन उसने कहा सिर्फ वहाँ तक ड्रा करो जहाँ तक इसकी प्रोजेक्शन आए, इसका साया इस तक आए। तो ये इसका साया बनाने के लिए ना ये वाली जो डॉटेड लाइन है ना, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बनाई है। ठीक है, कि अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ओ एन भी इसी तरह से बनाओ, यानी इसी का साया अगर हम लोग इधर से मैयर करना चाहें, ठीक है, इधर से मैयर करना चाहें तो वो ओ एन तक आना चाहिए। ठीक है, डॉटेड लाइन में आप लोगों ने, क्योंकि इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल सीधा इसको ड्रा करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप लोग इधर से बिल्कुल इस तरह से इसका एंगल ड्रा करो ना तो वो ओ एन तक आनी चाहिए। ठीक है, दो आप लोगों ने बना लिए, एक वाई एक्सिस पे ओ एम और एक एक्स एक्सिस सॉरी एक वाई एक्सिस पे ओ एन और एक्स एक्सिस पे ओ एम आप लोगों ने ड्रा कर दिया। अब वो कह रहा है प्रोजेक्शन
ओ एम बींग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स। कह रहा है क्योंकि वेक्टर का नाम ए था, तो कह रहा है क्योंकि ये वाली जो प्रोजेक्शन है ना ओ एम वाली, यानी ये वाला जो साया है ओ एम वाला, ये एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका नाम आप लोग ए एक्स रख लो, ठीक है। यानी इसी वेक्टर का ए एक्स, आप लोग समझ लें कि इसी वेक्टर का साए का नाम हमने ए एक्स रख दिया क्योंकि ये बेस वाली साइड पे है। इसी तरह से प्रोजेक्शन ओ एन जो है ना, इसकी डायरेक्शन वो कह रहा है ए वाई रख लो, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर लो ए वाई से, ठीक है। अब वो कह रहा है हेड टू टेल रूल अगर हम लोग अपनाएं, तो हेड टू टेल रूल ये होता है कि कोई भी दो वेक्टर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना, उनको जमा किया जाए तो हम लोग कहते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर के मुताबिक बनेगा। यानी ए का क्या मतलब है कि वो ए एक्स प्लस ए वाई है, ये वाले जो डॉटेड है ना, याद रहे ये प्रोजेक्शन लाइंस है, ठीक है। अब क्या है, दस ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। कह रहे इसी से हमें पता चल गया कि ये दोनों जो है इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सिंस दीज आर द राइट एंगल्स टू ईच अदर दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए। अब हमें पता है कि यहाँ पे उसने बता दिया था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसी वजह से इनको कहेंगे कि हम के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है किसके, वेक्टर ए के। कंसिडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल द मैग्नीट्यूड ए एक्स और एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज। अब कह रहा है कि ये देखें, आप लोग इस चीज़ को ना छोड़ दें, इस चीज़ को छोड़ दें, सिर्फ ये चीज़ देखें। अब ये भी तो एक ट्राइंगल है ना, ये वाला, ठीक है, और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल ये वाला मौजूद है, ये डॉटेड लाइन 90 डिग्री की है। तो वो कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, ये वाला सिर्फ। तो कह रहा है आप लोग सिर्फ इसको कंसीडर करो, और इसका अगर हम लोग एंगल निकालना चाहें ना, यानी इस वाले का ए एक्स का ओ एम का प्रोजेक्टेड लाइन के साथ अगर हम लोग इस ए का एंगल निकालना चाहें तो वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। यानी ए और इसकी जितनी प्रोजेक्टेड लाइन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, हो सकता है ना, देखें, हो सकता है ये वाला वेक्टर बहुत बड़ा हो, इधर को डायरेक्शन को उसने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई हो, लेकिन हमें किससे मतलब है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हमें उस लाइन से मतलब है जितना हमें शॉर्ट नज़र आया, उस शॉर्ट से मतलब निकालते हुए हमने कहा कि सिर्फ इतनी ही अप्लाई हुई थी। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये वेस्ट हो चुकी है, उसकी ये वाली फोर्स तो वेस्ट हो चुकी है, हमें सिर्फ ये वाली प्रोजेक्टेड से मतलब है, इसलिए इसका नाम ए कॉस थीटा है, क्योंकि ए की प्रोजेक्शन इसके ऊपर पड़ रही है, तो इसका नाम ए कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ए एक्स ए वाई और वाई कंपोनेंट ऑफ ए इज ए सिन थीटा। अब इसी ए का जो कंपोनेंट है, क्योंकि मेन तो हेड ही ए है, इसकी वजह से ये दोनों हमने प्रोड्यूस की है। वो कह रहा है इसकी ही वजह से जो सी प्रोजेक्शन इसके ऊपर बन रही है ना, अब देखें, हो सकता है उसने इधर को भी ज़्यादा फोर्स लगाई हो, लेकिन हमें जितनी फोर्स मिली यहाँ तक मिली, ठीक है। हमने कहा कि ये वाली इसकी प्रोजेक्टेड लाइन है, सिर्फ हमें इतनी ही फोर्स से मतलब है, इसलिए उसने कहा कि ये वाली जो ए है ना, इसका जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो ए सिन थीटा है, ठीक है, वो ए सिन थीटा है, यानी ए का वो हिस्सा जो कि इसके ऊपर अप्लाई हुआ था। बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो बेस है ना, बेस कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसी ए का बता देना है कि कॉस थीटा बन जाएगा, यानी ए की प्रोजेक्शन का नाम क्या रख देंगे, कॉस थीटा। और इधर इसी ए का इफेक्टिव कंपोनेंट दिखाने के लिए कि कितना ए ने इसके ऊपर इफेक्ट दिया था, इसको ए सिन थीटा हम बना देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इनके दोनों के एंगल निकल आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आप लोगों को आई होप कि समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर इसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।